रेमडेसिविर इंजेक्शन की लगातार कालाबाजारी और कोरोना मरीजों के भटकने की खबरों के बीच अब सरकार ने इस पर रोक के लिए कदम उठाए हैं। सुबह इंजेक्शन की कालाबाजारी के गिरोह को पकड़ने की खबरों के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की नींद खुली। विभाग ने सुबह एक आदेश जारी कर निजी अस्पतालों दवा स्टॉकिस्ट के इंजेक्शन की उपलब्धता और ज्यादा कीमतों पर बेचने पर लगाम कसने की तैयारी कर ली है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के निर्देश पर औषधि नियंत्रक राजाराम शर्मा ने आदेश जारी कर एक ऐसी टीम का गठन किया है जो रेमडेसिविर ऑक्सीजन के साथ कोरोना के इलाज में काम आने वाली अन्य दवाइयों की उपलब्धता पर नजर रखेगी। हर निजी अस्पताल दवा विक्रेता दवा स्टॉकिस्ट का औचक निरीक्षण कर दवा के बेचने, उसकी उपलब्धता और सप्लाई की जांच करेगी। वहीं टीम को रोज शाम 6 बजे रिपोर्ट विभाग को देनी होगी। इस टीम में सहायक औषधि नियंत्रक दिनेश कुमार तनेजा, औषधि नियंत्रण अधिकारी मनीष कुमार मोदी, औषधि नियंत्रण अधिकारी कोमल रूप चंदानी और राजस्थान फार्मेसी काउंसिल के सदस्य नवीन सांघी को इस टीम में शामिल किया गया है। ये जयपुर के निजी चिकित्सालयों में दवाइयों के नियंत्रण पर नजर रखेंगे। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए हमारे सहयोगी विकास फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, सबसे पहले अगर बात करें रेमडेसिविर की कालाबाजारी की, क्योंकि जिस तरह से टीमों ने इस पर कार्रवाई की है, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, क्या कुछ अपडेट है और अभी सरकार की तरफ से इस पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा उन्होंने कई टीमों का गठन भी किया है। देखिए, हम बात करें रेमडेसिविर इंजेक्शन की तो पूरे प्रदेश में जहाँ पर भी कोविड के पेशेंट ज्यादा है, जहाँ हम जयपुर की बात करें, जोधपुर की बात करें, उदयपुर की बात करें, सभी जगह भारी किल्लत बताई जा रही है इस इंजेक्शन की। इसका फायदा जो मुनाफाखोर और जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं वो उठाने लगे हैं। एक एक इंजेक्शन के 17,000 25,000 हजार रुपए तक लोगों से वसूल किए जा रहे हैं, जो कि एक भयंकर त्रासदी के रूप में। सबसे बड़ा सवाल यह है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सिर्फ खाना पूर्ति के अलावा कुछ नहीं कर रहा है। और आज भी जो आदेश जारी किए गए हैं जिसमें एक कमेटी बनाई गई है, वो कमेटी पर निगरानी करेगी। सवाल बड़ा ये है कि चिकित्सा विभाग के पास में खुद के पास में करीब 10 IAS अफसरों की समय फौज इस समय मौजूद है और वो कोई भी इस समय इस तरीके की कालाबाजारी और मुनाफाखोरी को रोकने में बिल्कुल भी सफल नजर नहीं आ रहा है। जी विकास, एक तरफ किल्लत हो रही है और दूसरी तरफ इस तरह से कालाबाजारी की जा रही है और ये भी माना जा रहा है कि ये कालाबाजारी सिर्फ जयपुर में ही नहीं, यानी दिल्ली तक इसके तार जुड़े हैं कि लोग दिल्ली से खरीद कर लाते हैं इंजेक्शन 2200 रुपये में 2000 के आसपास और यहाँ लाकर उसको करीब 10 से 15,000 रुपये के बीच में बेचा जा रहा है। तो क्या जो टीमें गठित की गई हैं वो दिल्ली तक कार्रवाई करेंगी? सर जी, देखिए, जो कमेटी गठित की गई है उसमें लगता नहीं है कि इस कमेटी के जो हाथ है वो इतने लंबे होंगे कि वो बड़े स्तर पर इस जो कालाबाजारी का जो कारोबार है इसका खुलासा कर पाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर यदि किसी चिकित्सा विभाग के बड़े IAS अफसर को इसकी जिम्मेदारी जाए, उसके मॉनिटरिंग के अंदर ये पूरा सुपरविजन करके किया जाए तो निश्चित तौर पर कुछ सफलता प्राप्त हो सकती है। लेकिन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग इस समय पूरी तरीके से खाना पूर्ति के तौर पर नजर आ रहा है। रेमडेसिविर की बात हो, चाहे ऑक्सीजन की बात हो, चाहे बेड उपलब्धता की बात हो, तमाम चीजों में जो अनुपलब्धता उच्च स्तर पर संपर्क करने पर भी जो अनुपलब्धताएं बताई जा रही है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस हद तक एक गिरोह जो काम कर रहा है जिसने पूरे सिस्टम को नियंत्रण में अपने में ले लिया है। विकास, वहीं एक तरफ कालाबाजारी हो रही है और लोग अपनों की सांसें बचाने के लिए महंगे दामों पर खरीद भी रहे हैं, लेकिन इसकी विश्वसनीयता पर तो अब भी सवाल उठ रहे हैं। कैसे माना जाए कि ये ओरिजिनल इंजेक्शन ही होंगे? इनमें मिलावट भी हो सकती है कि मिलावट करके इन्हें बेचा जा रहा है। तो बताया गया है कि सैंपल लिए गए हैं, रिपोर्ट कब तक आएगी, कब तक खुलासा हो पाएगा? देखिए कि जब हम कोई भी चीज, कोई दवा जैसी कोई चीज खरीदते हैं तो उसका बिना बिल उसका बिल्कुल नहीं खरीदें कि बिल जब तक नहीं होगा तब तक वो बिल्कुल क्लेम नहीं कर पाएंगे कि किससे उन्होंने खरीदा है। और उसमें यदि कोई गड़बड़ होती है, यदि वो मिलावटी होता है और उसका कोई दुष्प्रभाव होता है तो उस बिल के आधार पर संबंधित विक्रेता के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। जहां तक औषधि नियंत्रण संगठन के सैंपलिंग का सवाल है तो उसकी रिपोर्ट आने में कुछ समय लगता है, करीब 20 से 25 दिन या 1 महीने तक का भी समय ऐसी दवाइयों की जो रिपोर्ट है वो आने में लग जाता है। जी विकास, वहीं इधर अगर हम संक्रमण की बात करें, क्योंकि हर दिन संक्रमण नए रिकॉर्ड बना रहा है, कल भी प्रदेश में 14,000 से ज्यादा मामले और उसी के साथ मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। कल 62 लोगों की जो है मौत हो गई है, लेकिन रिकवरी रेट है वो उतना ही कम होता जा रहा है। सिर्फ 3,000 के आसपास मरीज हैं जो कि रिकवर हुए हैं। अब स्वास्थ्य विभाग इस घड़ी में क्या लग रहा है कि आगे और किस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें सुचारू किया जा रहा है, क्या बढ़ाया जा रहा है? सिर्फ बेडों की संख्या पर ध्यान दिया जा रहा है या उसके बाद भी कुछ और नजर आ रहा है?
देखिए, हम रिकवरी की बात करें तो रिकवरी दर से घबराने की आवश्यकता नहीं है कि रिकवरी दर लगातार गिर रही है। रिकवरी दर गिरने का एकमात्र कारण ये है कि जो संक्रमितों की संख्या है वो तेजी से बढ़ रही है। एक दिन पहले 1875 मामले सामने आए, उसके बाद 3000 से ज्यादा मामले जयपुर शहर में हो गए। राजस्थान में भी लगातार ग्राफ बढ़ रहा है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,000 तक पहुंच चुका है। तो जब नए संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ती है तो निश्चित तौर पर उस समय रिकवरी दर गिरती है, क्योंकि जो लोग नए संक्रमित हुए हैं उन्हें रिकवर होने में कम से कम 10 से 14 दिन का ग्रेस पीरियड होता है, उसमें वो रिकवर होते हैं। तो ये जो मरीजों की जब नए संक्रमितों की संख्या कम होना शुरू होगी, उसके भी 10 से 15 दिन बाद में रिकवरी दर में सुधार आना शुरू होगा। इसलिए रिकवरी दर से घबराने की बजाय हमें कोशिश इस बात की करनी चाहिए कि संक्रमण की जो दर है वो नीचे आए। संक्रमण की दर नीचे आएगी तो रिकवरी दर स्वतः ही ऊपर जाएगी। जी चलिए, बिल्कुल विकास, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि कोरोना जिस तरह से प्रदेश में भयावह रूप लेता जा रहा है, कल भी रिकॉर्ड 14,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, 62 लोगों की मौत हुई है।